सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दैट इज गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियस, है ना। तो जो गोल्जी बॉडी है वो कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल टॉप पे, एंड इट इज सिक्रीटिंग अ सिक्रेशन नोन एज हियालुरोनिडेज। होता क्या है, जब आप एग की बात करो तो एग के पास दो कवरिंग होती है नोन एज जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा, है ना। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है नोन एज कोरोना रेडियाटा, है ना। कोरोना रेडियाटा को कौन फिर डिसॉल्व करेगा, तो स्पर्म का ये जो सिक्रीशन है ना, यहाँ से ग्लूकोज, गोल्जी बॉडी यहाँ से रिलीज करती है अपनी सिक्रीशन और इस स्ट्रक्चर को ये डिसॉल्व कर देता है। फिर जो स्पर्म है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ विद अ ब्लैक, एक्चुअली में ये हेड था, ये हेड है, एंड दिस वन इज द मिडिल पीस, ठीक है। तो यहाँ से गोल्जी बॉडी क्या करता है, वो उस चीज को डिसॉल्व कर दिया। नाउ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इट विल ट्रांसफर ओवर हियर। और ये बात समझ में तो है क्या, यहाँ से सिक्रेशन रिलीज होगा और ये क्या करेगा, पूरी तरह से एग के ऊपर वाले वॉल को, कोरोना रेडियाटा को डिसॉल्व कर देगा, मतलब एक पतला सा पैसेज बनाएगा। और जैसे ये पैसेज फॉर्म होता है तो ये न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एग में। अब बात है कि एग में ये ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन एक ही स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसके पीछे भी रीजन ये है कि जैसे ही गोल्जी बॉडी अपना सिक्रेशन डिपॉजिट करता है, वैसे ही जो कोरोना रेडियाटा का आउटर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जहां पे स्पर्म जुड़े हुए हैं वहां पे तो पैसेज का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है, जो अभी तक जहां पे स्पर्म नहीं पहुंच पाया, वो फर्स्ट वाला स्पर्म, हैव अ लुक, दिस इज द एग एंड दिस इज द स्पर्म, ओके। सो व्हाट इज इट, यहाँ पे एक पैसेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दीज ऑल सरफेस, ये सारे सरफेस पे क्या होगा, तो कोरोना रेडियाटा जो है वो अपना स्ट्रक्चर बदल लेगा, ताकि जो दूसरे स्पर्म है वो कभी भी इनको वापस से डिसॉल्व ना कर पाए और अपना न्यूक्लियस इंसर्ट ना कर पाए। तो ये मोनोस्पर्मी हो गया, एक स्पर्म से इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है और बाकी स्पर्म से कॉन्टामिनेशन को इन्होंने स्टॉप कर दिया विद द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस किसकी वजह से हुआ, स्पर्म की ही सिक्रेशन की वजह से। स्पर्म का क्या सिक्रेशन, गोल्जी बॉडी का सिक्रेशन, क्लियर है ना। न्यूक्लियस तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, न्यूक्लियस की बात आ गई, न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे हमारा। अब बोला जाए कि मैम आप तो बताए थे कि हमारा जो सेल है, एग सेल है फीमेल बॉडी में, वो डिवाइड नहीं करता है, वो अरेस्ट फेज पे होता है, जिसको हम लोग क्वेश्चन फेज बोलते हैं। तो फिर ये डिवीजन कैसे चालू कर देता है, एक्चुअली ये जो स्पर्म है, इसका ये फर्स्ट वाला जो आप सेंट्रियोल देख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी एग में डिपॉजिट कर दिया जाता है। और सेंट्रियोल का वर्क क्या है, सेल का डिवीजन, याद आया। सेंट्रियोल का काम क्या है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करना। तो ये जो हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ना, वो जैसे ही डिपॉजिट होता है एग सेल में, एग सेल डिवाइड करना शुरू कर देती है। और एग सेल डिवाइड करेंगी, जितना ज्यादा एग हमारा डिवाइड होगा उतना जल्दी फिर जाइगोट फॉर्म होता है, देन मोरुला, देन ब्लास्टोला, देन गैस्ट्रोला, इस तरह से डेवलपमेंटल फेज चालू हो जाता है ना। यहाँ तक क्लियर है। नाउ द थिंग इज व्हाट, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है मैम यहाँ पे, तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, इट विल फॉर्म एनर्जी, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू स्विम, और ये स्विम करने में हेल्प ले लेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, सेल मेम्ब्रेन is done and inside the cell water is present known as cytoplasm. Then proximal centriole is used for division, nucleus is delivered, Golgi body is utilized. Next one is the central digital centriole, है ना, कि this one is the what, digital centriole, वो centriole जो पीछे है, तो ये बस चलने फिरने में स्पर्म को ही हेल्प करने तक ही था। Now the thing is what, आप देखे होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो माँ से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो छोटे वाले बच्चे माँ से कनेक्टेड होते हैं, जो बोलने लग जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें पता होता है कि हमारे पापा जो है हमको कुछ कुछ ला के देंगे, खाने पीने के लिए देंगे। एंड इवन उन्हें ये भी पता है कि उनकी जो ये लग्जीरियस लाइफ है वो मैक्सिमली पापा की वजह से ही होती है, और कनेक्टेड होते हैं लोग पापा से। लेकिन अगर बोला जाए फिजिकली इवन इमोशनली बच्चे माँ से कनेक्टेड हैं, तो रीजन इज व्हाट, हैव अ लुक ऑफ द रीजन, इट्स वेरी क्यूट रीजन। सो दिस इज द egg is having a nucleus and having a mitochondria, isn't it? And even
हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का भी जेनेटिकल सब्सटेंस होता है ना, खुद का भी जेनेटिकल सब्सटेंस है। जो यहाँ न्यूक्लियस है, मम्मी का न्यूक्लियस, उसमें तो डीएनए है ही, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। मतलब मम्मी के पास दो जगह डीएनए, एक तो न्यूक्लियस के पास डीएनए और एक माइटोकॉन्ड्रिया ने थोड़ा सा डीएनए अपने पास भी रखा हुआ है। पापा जी का जो न्यूक्लियस है उसमें भी डीएनए है। नाउ द कंडीशन इज व्हाट, मम्मी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 50% हियर एंड 25%, नॉट आई एम टेलिंग लाइक दैट 50% एंड 25%, ऑब्वियसली 50% तो मम्मी ने यहाँ कंट्रीब्यूट किया, 50% पापा ने, लेकिन एक्चुअली मम्मी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा और ज्यादा है, ताकि इसलिए तो बच्चे को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मम्मी की तरफ से मिला है, तो मम्मी से कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब बोलोगे कि मैम ऐसा नहीं, हम पापा से ज्यादा कनेक्टेड है, तो आई एम नॉट सेइंग अबाउट इमोशनली एंड मेंटली। कहने का मतलब है कि बच्चा मम्मी से ज्यादा जुड़ाव फील करता है। जैसे आप ये देख सकते हो कि अगर बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म हुआ है, एंड आफ्टर दैट मम्मी को केयर किया जाता है, आप ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाओ, फिर आप सर्दी में ना घूमो, कान कवर करके रहो, बिकॉज बेबी इज कनेक्टेड विद द मदर। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कनेक्शन। गॉट इट? नाउ वन मोर थिंग इज, स्पर्म का शेप अलग अलग होगा। ये थोड़ा सा एडिशनल चीज़ है, आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, बट हाँ इंटरेस्टिंग है। तो ह्यूमन का जो शेप होता है सेल का, स्पर्म का, वो कैसा होता है, स्पून जैसा, वो दिखने में भी स्पून जैसा, चम्मच जैसा दिख रहा है, ठीक है। बर्ड्स का स्पाइरल शेप होता है। सो व्हाट इज इट, बर्ड्स का स्पाइरल शेप है एंड ये तो स्पून जैसा है। रैट का जो है वो हुक की तरह होता है। क्रैब का जो होता है दैट इज लुक लाइक अ रॉड शेप एंड राउंड शेप होता है एस्कैरिस का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एस्कैरिस इज अ राउंड वर्म एंड राउंड वर्म एस्कैरिस का जो स्पर्म होता है वो राउंड स्पर्म होता है, टेललेस स्पर्म होता है। ये ऐसा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके एस्कैरिस और डायवर्सिटी चैप्टर में पूछा जा सके, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, टेललेस होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ इन द वेरी फर्स्ट वीडियो आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि अमीबा जब डिवाइड करता है ना, अमीबा जब डिवाइड करता है तो बेबीज फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। ये तो हम लोगों को पता था कि बाइनरी फिजन होता है, एक सेल है वो डिवाइड करेगा, दो बराबर बच्चों में बढ़ जाता है, तो बाइनरी फिजन में अमीबा ने डिवाइड कर लिया। नाउ द थिंग इज कि वो जो अमीबा बने हैं, बेबी अमीबा हैं, उनको हम लोग डॉटर अमीबा बोलते हैं। व्हाई नॉट वी कॉल देम अ सन अमीबा? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? सो कंडीशन इज व्हाट, कि चलो ठीक है, हम तो ये जानते ही हैं ये अमीबा है, अमीबा डिवाइड करेगा दो बेबी में, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज डॉटर अमीबा। सो व्हाई इट्स नोन एज डॉटर अमीबा? क्या यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग? नो, बिकॉज इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जेंडर स्पेसिफाई फिजिकली भी हम लोग नहीं कर सकते, और फिर हम लोग उसको जेनेटिकली भी नहीं कर सकते। बट द कंडीशन इज व्हाट, सभी जानते हैं कि माता जो है वो जननी होती है, मतलब जन्म देने का अधिकार या जन्म देने का जो सौभाग्य है वो किसको है, माँ को है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अमीबा माँ रही होंगी तभी तो उनके बच्चे आए, पापा अमीबा तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इनके बच्चे आए। एंड नाउ द कंडीशन इज कि अगर ये बच्चे सन बोले जाएंगे तो आगे जाके ये मदर तो बनेंगे नहीं, अगर ये डॉटर बोले जाएंगे तो आगे जाके मदर बनेंगे। तो सिर्फ इस लॉजिक को क्लैरिफाई करने के लिए कि हाँ जब माँ देती हैं तो ये बेटियां हैं, बेटी आगे जाके माँ बनेंगी, ठीक है ना। मे बी यू विल थिंक कि ऐसा कैसे होता है, आज तो साइंस हमारा काफी आगे बढ़ चुका है, अब तो मेन भी बेबीज को बर्थ देते हैं, तो अमीबा पे तो हमने कोई जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है ना, अमीबा पे तो हमने कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट नहीं करी है कि भाई ऐसा है कि तुम फादर हो, तुम मदर हो, और तुम अब बेबी को जन्म दे के देखो। आगे बात समझ में। सो व्हाई इट्स नोन एज अ डॉटर अमीबा? This is all the thing what we have to discuss today. So in the next video we are going to see a female reproductive system. Thank you.